प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट मीटिंग में हम लोग समकालीन भारत में सामाजिक समस्याओं पे बात कर रहे थे। 2 यूनिट पे चर्चा हुई। आज हम तीसरी यूनिट पे बात करेंगे कि तीसरी यूनिट में क्या क्या कंटेंट्स हैं। नंबर 1, युवा वर्ग की समस्याएं। देखिए, हर राष्ट्र के लिए यूथ पावर जो है बड़ी महत्वपूर्ण है और प्रत्येक राष्ट्र को इस विषय पे विशेष ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन हम भारतीय संदर्भ में जहाँ बात कर रहे हैं तो युवा वर्ग का निश्चित टारगेट नहीं है। कारण है ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण हम उन्हें उनकी आयु के अनुरूप समय पे सही काम नहीं दे पाते हैं। इस वजह से वो अपने मुख्य मार्ग से विरक्त होते हैं। एक ऐसे मार्ग का चुनाव करते हैं जो मार्ग नित्य नवीन समस्याएं पैदा करता है। युवा वर्ग के जो सामने समस्या है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है औषध दुरुपयोग। औषध दुरुपयोग या आप इसे मादक द्रव्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। औषध दुरुपयोग से यहां तात्पर्य है कि जो जीवन रक्षण से संबंधित जो औषधि है उस औषधि का नशे के रूप में या यूं मान लो कि उसे गलत तरीके से प्रयोग में लाना औषध दुरुपयोग है। यह औषधि जीवन रक्षण के लिए बनी, लेकिन इसका उपयोग की बजाय इसका दुरुपयोग होने लगा, तो निश्चित तौर पे युवाओं के सामने ये समस्या है। कैसी समस्या है ये कि युवा जो भी उसका टारगेट निश्चित नहीं है। जो टारगेट निश्चित नहीं होगा तो निश्चित तौर पे एक भटकाव पैदा होगा। वो अपने मार्ग से विमुख होगा, विरुक्त होगा और ऐसे मार्ग का चयन करेगा जो मार्ग समाज के अनुरूप नहीं है। तो यह जो औषध दुरुपयोग है यह उसी श्रेणी का एक अक्ष है। दूसरे नंबर पे आता है एड्स। देखिए, यह एक रोग है, लेकिन इसे लाना पड़ता है। ये नहीं है कि यह कोई विषाणु या कोई वायरस या कोई कीटाणु के रूप में है और वो आपको कहीं छूने से या ऐसे आपको आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि यह सेक्सुअल इंटरकोर्स से इंटर रिलेटेड विषय है। ये विषाणु जो है, इसका जो भी कीटाणु है वो अपनी यात्रा लुब्रिकेट में करता है। तो ये अगर आप अनचाहे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं तो यह रोग या इस रोग से आप ग्रसित होते हैं। युवा के सामने जब उचित मार्ग नहीं होने की वजह से युवा अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे रास्तों की तरफ आता है, तो यह एक नई समस्या उसके सामने आती है। उसके बाद ऐसा भारत में महिलाओं की समस्या है। वर्तमान संदर्भ में जो महिलाओं की समस्या है इनमें थोड़ा एक अलग से परिवर्तन आ गया है। हालांकि महिलाएं अब सशक्त भी हुई है, हर क्षेत्र में हर फील्ड में महिला आगे भी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से महिला अग्रणीय पायदान पर है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन
इन सब के बावजूद भी भारत में पुरुष प्रधानता होने के नाते, पितृसत्तात्मक सत्ता होने के नाते आज भी इन्हें कुछ एक मायनों में, कुछ एक क्षेत्रों में या कुछ एक जाति विशेष में हे माना जाता है, कमजोर माना जाता है। और उसी की वजह से ये जो समस्या शब्द है, इस समस्या से वो ग्रसित होती है। इन पे अनेक प्रकार से कुठाराघात ला दिए जाते हैं, सामाजिक सरोकार नहीं मिलता, कहाँ जाना है कहाँ आना है ये इस पे एक प्रतिबंध है, आप किस प्रकार के वस्त्र धारण करेंगे यह एक निश्चित प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कोई पर्दा प्रथा है, या भारतीय समाज में एक ऐसा रोग है दहेज प्रथा, उसकी वजह से भी बच्ची का जन्म होना ही उचित नहीं मानते हैं। तो महिलाओं के सामने अनेक प्रकार की समस्या है। हम जब इस चैप्टर को पूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे तो एक एक बिंदु पे प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे समकालीन भारत में सामाजिक समस्या को लेकर। तीसरी बात इसमें है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, हालांकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बड़े प्रयास कर रही है इस बात के लिए, बड़ी योजनाएं आ रही है कि महिला सबल बने, शक्तिशाली बने, आरक्षण के माध्यम से भी उसे समकक्षता का दर्जा प्रदान किया गया है। महिला और पुरुष में विभेद मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक ट्रेडिशनल व्यवस्थाएं ऐसी है, कुछ परंपरागत व्यवस्थाएं ऐसी है जो व्यवस्थाएं आज भी इनके सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनके सामने एक नई प्रकार की समस्या आती है। इसके बाद ऐसा कन्या भ्रूण हत्या, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी एक बच्चे का जन्म से पहले उसको नेस्ताभूत कर देना, उसको समाप्त कर देना बहुत हे घटना है। भारतीय संदर्भ में कन्या भ्रूण की 2-3 वजह रही है। देखिए, नंबर 1 वजह तो यही रही कि दहेज प्रथा जो है वो बड़ा विकराल रूप ले गई, और ऐसी स्थिति में बच्चे, लड़के की चाह ही ज़्यादा पैदा हो गई, लड़की को पसंद कम किए जाने लगा, और विज्ञान के माध्यम से कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि गर्भ में ही बच्चे का भ्रूण का पता लगाया जा सकता है कि उसका लिंग जांच के माध्यम से, और उसे वहीं से डायल्यूट एंड कंसंट्रेट कर दिया जाता है। अब आप इस बात को अंदाज लगाइए कि किसी भी बच्चे का जन्म से पूर्व में हत्या करना बड़ा जघन्य अपराध और पाप पुण्य है, पाप पूर्ण है ये चीज। दूसरी बात कि दहेज के कारण, और कुछ एक ऐसा है कि हमारे धार्मिक जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार की है कि पुत्र जन्म को ही, बेटे को ही बड़ा महत्व दिया गया है कि साहब पिंडदान कौन करेगा। हमारे जो 16 संस्कार है उन संस्कारों में से कोई एक संस्कार इस श्रेणी में भी खड़ा हुआ है कि साहब पुत्र के द्वारा ही पिंडदान किया जाएगा। ये ट्रेडिशनल कुछ बातें ऐसी है जिनके माध्यम से पुत्र की लालसा ने कन्या के भ्रूण को गर्भ में ही नेस्ताभूत करना या समाप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और भारतीय संदर्भ में आज से 5 साल पहले तक यह प्रक्रिया बड़ी तेजी से चल रही थी, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े मुस्तैदी से इस पे काम किया। कुछ एनजीओज को इस पे लगाया गया, बहुत सारे एनजीओज इस पे काम करते हैं। स्वयं समाज की अपनी खुद की जिम्मेदारी बनती है, इस पे समाज भी चेतन हुआ। कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग जो मार्केट में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के बैठ गए थे, उन लोगों की नकेल भी कसी गई, और इसकी वजह है कि अब पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं कि यह कम हो गए। अब भी गाहे बगाहे कहीं न कहीं ऐसे केस मिलते हैं, अखबार में पढ़ने को या टीवी में सुनने को, देखने को ऐसा मिलता है।
ये हुआ साहब हमारा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले समाज शास्त्र BA पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, उसकी 2 यूनिट हमने पहले चर्चा किया, तीसरी यूनिट आज आपके सामने रखी। नेक्स्ट मीटिंग में हम चौथी और 5वीं यूनिट पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।